गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ विजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो वेलकम है आप सभी का बायोलॉजी की इस क्लास में। स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक और बिल्कुल नया टॉपिक, दैट इज़ द ह्यूमन आई, यानी कि मानव नेत्र। आपको पता है कि ये जो टॉपिक है ये हमारी बायोलॉजी की क्लास में भी है, साथ ही साथ फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए भी ये 10th क्लास का टॉपिक है। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आई के साथ में जुड़े हुए जितने भी एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं उसकी, आई के मार्फोलॉजी की, उसकी एनाटॉमी की, और साथ ही साथ हम बात करेंगे आइज के फंक्शन की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि आइज क्या होती हैं, व्हाट आर द आइज। तो आइज आर द सेंस ऑर्गन फॉर विजन, मतलब ऐसे संवेदी अंग, ऐसे सेंस ऑर्गन्स हमारी बॉडी के जो हमें विजन यानी दृष्टि प्रदान करते हैं, या जिनकी सहायता से हम इस दुनिया को देख पाते हैं, सारी चीज़ों को देख पाते हैं, उन ऑर्गन्स को हम आई कहते हैं। हम सभी के पास वन पेयर ऑफ आइज हैं जो हमारे फेस पर पाई जाती हैं। और आपको बता दूं कि जो हमारा स्कल होता है, सबसे पहले मैं आई की पोजीशन आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो स्कल होता है, स्कल में यहाँ पर दो गड्ढे होते हैं, दे आर द बोनी सॉकेट्स, जिनको हम कहते हैं आई ऑर्बिट्स। और आई ऑर्बिट्स के अंदर दोनों तरफ दो बॉल्स जैसे फिट होते हैं जिनको कहा जाता है आई बॉल्स। तो ये जो आई बॉल्स होते हैं यही हमारा जो आई है उसको बनाते हैं। दोनों आई बॉल हमारे दोनों आई ऑर्बिट्स के अंदर फिट होते हैं। ओके, ये जो एक आई बॉल होता है इसकी डायमीटर लगभग 2.5 होती है, 2.5 सेंटीमीटर एक एडल्ट में इसकी डायमीटर होती है। और दोनों आई बॉल्स हमारे आई ऑर्बिट के अंदर कुछ मसल्स की हेल्प के साथ में अटैच रहते हैं। इन मसल्स को हम रेक्टस मसल्स कहते हैं, और ये मसल्स हमारे आई बॉल के मूवमेंट पर भी कंट्रोल करती हैं, उनको अटैच रखती हैं हमारी आई ऑर्बिट के अंदर। तो ये तो बात हो गई पोजीशन की। इसके बाद मैं बात करूंगा कि हमारी ये जो आई होती है इसके साथ में कौन कौन से और स्ट्रक्चर्स साथ में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो ये आईलिड्स होती हैं जिनको अपर आईलिड यानी कि ऊपर की आईलिड, पलकें जिनको बोलते हैं हिंदी में, और नीचे की तरफ क्या होगी आपकी लोअर आईलिड। तो ये लोअर आईलिड हो गई और ये हो गई अपर आईलिड। आईलिड्स के किनारों पर लगी होती हैं आई लैशेस। तो दीज आर द आई लैशेस। ये जो आप हेयर्स जैसे देख रहे हैं इनको आई लैशेस कहा जाता है। जगह नहीं थी बोर्ड पर मेरे, नहीं तो मैं आपको दिखाता। यहाँ पर जो आईब्रोज होती हैं इनको, तो आईज के ऊपर आईब्रोज पाई जाती हैं, ये भी कुछ सहायक रचनाएं हैं। तो आईब्रोज हो गई, आईलिड्स हो गई, आई लैशेस हो गई। इसके बाद आप देखिए और क्या क्या चीज़ें हैं। हमारी ये जो आईलिड्स होती हैं इनके अंदर की तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसको कहा जाता है कंजंक्टिवा। ये जो कंजंक्टिवा होती है ये ट्रांसपेरेंट सी एक लेयर है जो हमारे आई बॉल को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। ओके, अब इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर देख पा रहे हो सेंटर में एक कलर्ड पार्ट को जिसको हम कहते हैं आइरिस, और आइरिस के सेंटर में ये जो ब्लैकिश सा पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड पिपल। इसे हम पुतली या पिपल कहते हैं। तो ये कलर्ड पार्ट आइरिस है जो सभी की आइज में अलग अलग कलर का होता है। लाइक किसी की आइज में ये आइरिस वाला पार्ट ब्लैक होता है, कहीं पर ब्राउन होता है, जैसे यहाँ पर डायग्राम में आप डार्क ग्रीन देख पा रहे हो। तो ये जो आइज का कलर है, आइरिस का कलर है, ये सभी में अलग अलग हो सकता है, और इसमें जैसा पिगमेंट होता है वैसा कलर यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद आप देखो ये जो व्हाइट वाला पार्ट है आई बॉल का, पूरे आई बॉल का, उसको हम लोग कहते हैं दैट इज द स्क्लेरा। तो ये स्क्लेरा का पार्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्लेरा। तो वन बाय वन हम सारे नामों को एक बार देख लेते हैं। जितने नाम मैंने यहाँ पर ब्लू कलर से डाले हैं ये सारी एसोसिएटेड स्ट्रक्चर हैं, और आप देखिए कि जितने नाम मैंने यहाँ पर रेड कलर से यूज़ किए हैं वो सारे एक विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए बनाए हैं। आपको बता दूं कि हमारी आइज के ऊपर यहाँ पर एक ग्लैंड होती है जिसको हम लैक्राइमल ग्लैंड या फिर टीयर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। टीयर्स माने आंसू, यानी अश्रु उपकरण कह सकते हैं आप इसे। तो ये लैक्राइमल ग्लैंड और इसके साथ जुड़ी हुई कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो मिलकर बनाती हैं लैक्राइमल एपरेटस। तो इस वीडियो में मैं आपको लैक्राइमल एपरेटस के बारे में भी बताने जा रहा हूँ। तो जितने भी नाम आप यहाँ पर रेड कलर से देख रहे हो लेबलिंग, वो सारी लैक्राइमल एपरेटस के लिए है। तो आइज के बाकी पार्ट्स के बाद अब हम बात करते हैं, कुछ और आगे बढ़ते हैं। आइज के जो कॉर्नर्स होते हैं इनको हम कहते हैं कैंथस। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है लेटरल कैंथस। तो ये लेटरल कैंथस है, और यहाँ पर ये वाला कैंथस, यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने नाम नहीं लिख पाया इसका, दैट इज द मीडियन कैंथस। तो कैंथस जो होते हैं आई के कॉर्नर्स पर पाए जाते हैं, उनको कॉर्नर्स कहते हैं। अब आप देखेंगे, अब मैं बात करूंगा आपसे लैक्राइमल एपरेटस की। लैक्राइमल एपरेटस एक्चुअली क्या होता है,
हमारी जो ये आइज होती हैं, इन दोनों आइज पर एक एक लैक्राइमल ग्लैंड यानी कि टीयर ग्लैंड, अश्रु ग्रंथि पाई जाती है, जिनमें टीयर्स यानी कि लिक्विड बनता है। आंसू कह लीजिए उसे, अश्रु कह लीजिए, टीयर कह लीजिए। तो ये हो गई हमारी लैक्राइमल ग्लैंड, तो दोनों आइज पर पाई जाएगी। लैक्राइमल ग्लैंड से कुछ डक्ट्स निकलती हैं जिनको हम कहते हैं लैक्राइमल डक्ट्स, और ये लैक्राइमल डक्ट्स हमारी आइज के अंदर यहाँ पर आकर खुलती हैं, इस वाले पोर्शन पर जहाँ पर कि हमारी कंजंक्टिवा पाई जाती है। तो यहाँ से जो टीयर्स होते हैं वो यहाँ तक आते हैं, और उसके बाद ये पूरा रास्ता पार करते हुए दोनों तरफ से यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आप दो पोर्स देख पा रहे होंगे, इन पोर्स को हम कहते हैं पंक्टा। इनको हम पंक्टा प्लूरल में बोलते हैं और सिंगुलर में इन्हें पंक्टस कहा जाता है। ऊपर वाले पोर को कहेंगे सुपीरियर लैक्राइमल पंक्टस और नीचे वाले पोर को कहेंगे इंफीरियर लैक्राइमल पंक्टस, और प्लूरल में इन्हें क्या बोला जाएगा? पंक्टा। तो ये दो पंक्टा हैं जो हमारे इन जगहों पर पाए जाते हैं। दोनों पंक्टा आगे से एक एक कैनाल से जुड़े होते हैं। ये कैनाल्स काफ़ी पतली होती हैं, इसलिए इन्हें हम कैनालिक्यूली कहते हैं। तो जो ऊपर वाली कैनाल है उसका नाम है सुपीरियर लैक्राइमल कैनालिक्यूली, या सुपीरियर लैक्राइमल कैनाल भी आप कह सकते हो इसको। नीचे वाली जो कैनाल है उसको कहते हैं इंफीरियर लैक्राइमल कैनालिक्यूली। तो दोनों पंक्टा आपने देखा कहाँ खुलते हैं? आपके सुपीरियर और इंफीरियर कैनालिक्यूली में। ये दोनों सुपीरियर और इंफीरियर कैनालिक्यूली आपस में मिल जाती हैं और एक कॉमन डक्ट बनाती हैं, जिसको हम कहते हैं कॉमन लैक्राइमल कैनालिक्यूली या कॉमन लैक्राइमल कैनाल। और ये कॉमन लैक्राइमल कैनाल एक सैक के अंदर खुलती है, जो कि यहाँ पर सिचुएटेड होते हैं। इन सैक को कहते हैं नेजोलैक्राइमल सैक, और नेजोलैक्राइमल सैक से नीचे की तरफ एक डक्ट निकलती है जिसको कहते हैं नेजोलैक्राइमल डक्ट। ये जाकर हमारी नेजल कैविटी में खुलती है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपने देखी यहाँ से लेकर मैंने जो आपको सारे नाम बताए हैं, ये कहलाता है मिलकर हमारा लैक्राइमल एपरेटस, या कि अश्रु उपकरण आप इसे हिंदी में कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पर बात की, ये थी आई की एक्सटर्नल मार्फोलॉजी। तो आई की एक्सटर्नल पार्ट्स को हमने यहाँ पर समझ लिया। एक बार हम सारे नाम रिपीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको आई के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाने के लिए भी आता है और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम आगे। तो एक बार सारे नाम हम फिर से देख लेते हैं। दीज आर द आई कैंथस, तो ये लेटरल कैंथस है, ये मीडियन कैंथस है। इसके बाद ये आई लैशेज हैं, ये लोअर आईलिड है। व्हाइट वाला पार्ट स्क्लेरा है, बीच में सेंटर में पिपिल है, आसपास जो कलर्ड पार्ट है वो आइरिस है। यहाँ पर एक जो मेम्ब्रेन लगी हुई है दैट इज द कंजंक्टिवा। और आपको बता दूं कि कंजंक्टिवा में जब कभी इन्फेक्शन हो जाता है किसी माइक्रोब्स का, बैक्टीरिया या वायरस का, तो यहाँ पर एक डिजीज हो जाती है जिसको बोलते हैं कंजंक्टिवाइटिस या आंख आना, जिसमें आइज में रेड कलर सा हो जाता है। ओके, इसके बाद आप देखें ऊपर की आईलिड हो गई है। अब बात करेंगे लैक्राइमल एपरेटस की, जिसमें आपने देखा लैक्राइमल ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड से निकलने वाली लैक्राइमल डक्ट। इसके बाद ये दोनों यहाँ पर आकर मिलती हैं। यहाँ पर आप देखिए ये ओपनिंग्स हैं, ओपनिंग्स में इनको हम कहते हैं सुपीरियर लैक्राइमल पंक्टा और ये इंफीरियर लैक्राइमल पंक्टा। दोनों से एक एक ट्यूब कनेक्ट है जिसको कहेंगे सुपीरियर लैक्राइमल कैनालिक्यूली, इसको कहेंगे इंफीरियर लैक्राइमल कैनालिक्यूली। इसके बाद दोनों मिल गई तो कॉमन लैक्राइमल कैनालिक्यूली बन जाती है, और इसके बाद ये दोनों मिलकर खुलती हैं नेजोलैक्राइमल सैक में। इसके बाद आप देखिए नेजोलैक्राइमल सैक जो है वो खुलता है नेजोलैक्राइमल डक्ट में, और ये नेजोलैक्राइमल डक्ट हमारी नेजल कैविटी में जाकर खुल जाती है। तो इस तरीके से हमने आई की मार्फोलॉजी को समझ लिया। अब हम बात करेंगे आई की एनाटॉमी कह लीजिए या उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कह लीजिए। इसको स्टडी करने के लिए मैंने जो डायग्राम बनाया है दैट इज द एलएस ऑफ ह्यूमन आई। मनुष्य की आंख की खड़ी काट का चित्र यहाँ पर बना हुआ है, और सारे पार्ट्स एक सिस्टमेटिक वे में मैं आपको बता पाऊँ इसके लिए मैंने यहाँ पर इन सभी पार्ट्स को लिख भी लिया है, ताकि वन बाय वन मैं सभी का एक्सप्लेनेशन आपको डायग्राम में देखकर बता सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आई के इंटरनल पार्ट को। तो अब हम बात करते हैं आई के इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं। ये जो हमारा आई बॉल होता है, ये जो आई बॉल है ये एक्चुअली सराउंड होता है 3 लेयर्स से। यहाँ पर मैंने एक मॉडल भी रखा हुआ है आई का, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे बाहर की तरफ आपको एक लेयर दिख रही है, तो ये जो लेयर होती है वो पूरे आई बॉल पर, आप इसे एक बॉल की तरह समझ लें, तो पूरे आई बॉल पर सबसे बाहर की तरफ आपको ये लेयर दिख रही है। तो वन बाय वन करके मैं सारे पार्ट्स आपको दिखाऊंगा। तो सबसे बाहर की लेयर को हम लोग कहते हैं स्क्लेरा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने लेवल किया है सबसे ऊपर के पार्ट को, सबसे बाहर के पार्ट को। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है आई बॉल की उसको कहा जाता है स्क्लेरा। तो सबसे पहला नाम यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? स्क्लेरा। तो ये जो स्क्लेरा होती है ये व्हाइट कलर की होती है, सबसे पहली बात। आई बॉल को एक शेप देती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, और इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती, और साथ ही साथ इस पर कुछ मसल्स होती हैं, आप देख पा रहे हैं
जिनको कहते हैं रेक्टस मसल्स। आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, ये मैंने ब्राउन कलर से दिखाने की कोशिश की है इस मॉडल में। तो ये रेक्टस मसल्स हैं जो इस पूरे आई बॉल को हमारे आई ऑर्बिट में फिट रखने का काम करती हैं। तो आई की सबसे बाहर की जो व्हाइट कलर की लेयर है दैट इज द स्क्लेरा, जिसके बारे में हमने यहाँ पर जाना। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगला जो पार्ट है हमारा आई के बाद, जो पहली लेयर हो गई हमारी स्क्लेरा, उसके बाद जो दूसरी लेयर है उसको कहा जाता है कोरोइड। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कलर्ड पार्ट एक रेड कलर का दिख रहा है जिसको मैंने लिखा हुआ है कोरोइड। हिंदी में इसे हम रक्तक पटल बोलते हैं। और जैसे कि आपने देखा सबसे बाहर स्क्लेरा है, तो स्क्लेरा के नीचे हटाने पर आपको अगली लेयर दिखाई देगी जो कि कलर्ड पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज कोरोइड। तो ये कोरोइड है। कोरोइड क्यों कलर्ड होता है? क्योंकि यहाँ पर ब्लड वेसल्स का जाल होता है और ये ब्लड वेसल्स जो होती हैं ये इसके नीचे पाई जाने वाली लेयर्स यानी रेटिना को जो है नरिशमेंट देने का काम करती हैं। तो ये सेकेंड लेयर हो गई, दैट इज कॉल्ड कोरोइड। अब ये जो कोरोइड होती है ये आप देख पा रहे हैं कि बाकी जगह पर तो आई बॉल में इस तरह से राउंडेड है, लेकिन आगे की तरफ आप देखिए यहाँ पर ये थोड़ी सी फैल गई है और ये बनाती है एक स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं सीलियरी बॉडी या फिर सीलियरी मसल्स। इसके बारे में अभी हम आगे जानने वाले हैं। तो ये हो गई हमारी दूसरी लेयर। अब बात करेंगे थर्ड लेयर की। हमारे आई बॉल पर जो थर्ड लेयर होती है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, थर्ड लेयर का नाम क्या है? रेटिना। रेटिना हमारे आई में बहुत ही विशेष प्रकार की लेयर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसे हम आंख का पर्दा भी कहते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसी पर इमेज बनती है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे करता है कि आई के किस पार्ट पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना हमारी आई का वो पार्ट है जहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होता है और ये मैंने यहाँ पर रेटिना को दिखाया है। अगर इस मॉडल में हम देखें तो सबसे ऊपर हमने अभी देखा था कि एक लेयर थी, दैट इज द कोरोइड। कोरोइड को अगर हटाते हैं तो उसके नीचे हमें क्या मिलता है? सॉरी, सबसे ऊपर की जो लेयर है इसको हम लोग स्क्लेरा कहेंगे और स्क्लेरा को हटाने पर जो हमें सेकंड लेयर मिलेगी उसको हम क्या कहेंगे? कोरोइड। और कोरोइड को हटाने पर हमें एक थर्ड लेयर मिलेगी और इस थर्ड लेयर को हम कहेंगे रेटिना। तो ये जो रेटिना वाला पार्ट होता है ये तीसरे नंबर पर है, जैसा कि आप इस मॉडल में भी देख के समझ पा रहे होंगे और सामने तो आपके डायग्राम बना ही है। तो ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं रेटिना। अब रेटिना के बारे में जानते हैं कि इसे हम आई का पर्दा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इमेज बन रही है। आपको बता दूं कि जो रेटिना होता है उसमें दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। दो तरह की फोटोसेंसिटिव सेल होती हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं, प्रकाश संवेदी कोशिकाएं, जिन्हें हम कहते हैं रॉड सेल्स और कोन सेल्स। तो वन बाय वन हम दोनों के बारे में आपको बताते हैं कि रॉड सेल्स, पहले मैं बात करूंगा आपसे रॉड सेल्स के बारे में। हमारे एक आंख के रेटिना में लगभग 120 मिलियन रॉड सेल्स पाई जाती हैं और ये रॉड सेल्स हमें कम प्रकाश में, डिम लाइट में, ट्विलाइट के टाइम पर दिखाने का काम करती हैं। मतलब रात के समय जब काफ़ी रोशनी बाहर कम होती है तो उस समय हमारी आंखें जो हैं वो देखने का काम करती हैं। रेटिना पर जो इमेज बनती है वो किसकी वजह से बनती है? उसमें हेल्प होती है रॉड सेल्स की। और मैंने आपको बताया कि हमारी जो रॉड सेल्स हैं उनकी संख्या हमारे रेटिना में कितनी है? लगभग 120 मिलियन हमारी एक आई के अंदर। रॉड सेल्स के अंदर एक और ख़ास चीज़ होती है कि इसके अंदर एक पिगमेंट बनता है जैसे हम रोडोप्सिन कहते हैं, और ये जो रोडोप्सिन होता है उसी की वजह से रॉड सेल अपना काम करती हैं। तो आपको बता दूं कि ये जो रोडोप्सिन है ये बनता है विटामिन ए से। आपने अक्सर सुना होगा कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी नामक रोग हो जाता है। तो क्या प्रोसेस है कि अगर हमारी बॉडी को विटामिन ए नहीं मिलेगा तो हमारे रेटिना में रोडोप्सिन नहीं बनेगा। रोडोप्सिन नहीं बनने से क्या होगा? हमारी रॉड सेल्स ठीक तरह से काम नहीं करेंगी और रात के टाइम पर हमें दिखाई नहीं पड़ेगा और इस डिजीज़ को हम कहेंगे रतौंधी हिंदी में, और इंग्लिश में बोलेंगे नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था रॉड सेल्स का। अब दूसरी जो टाइप की सेल हमारे रेटिना पर पाई जाती हैं उनको हम कहते हैं कोन सेल्स। कोन सेल्स जो होती हैं उनकी संख्या हमारे रेटिना में लगभग 6 मिलियन के आसपास होती हैं और जो कोन सेल्स होती हैं वो हमें दिन में दिखाने का काम करती हैं और साथ ही साथ कलर का जो डिफ्रेंसिएशन होता है, रंगों का विभेदन, वो भी हम कोन सेल्स के माध्यम से ही कर पाते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आप बिल्कुल याद रखें, रॉड सेल्स और कोन सेल्स, ये दोनों हमारे रेटिना पर पाई जाती हैं। इसके अलावा हमारे रेटिना पर नर्व्स का जाल होता है, यानी कि जो भी इमेजेस बनती हैं वो सारी नर्व्स के द्वारा आगे पास की जाती हैं रेटिना पर ही। तो ये हमने आपको तीनों लेयर्स बता दी, स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना। अब आता है येलो पॉइंट और ब्लाइंड पॉइंट। आपको बता दूं कि जो हमारा रेटिना होता है उस पर 2 पॉइंट्स भी होते हैं। पहले पॉइंट का नाम है
येलो पॉइंट जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया, जिसे हम मैक्युला के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा आप यहाँ पर देख रहे हो ब्लाइंड पॉइंट या ब्लाइंड स्पॉट, या कभी कभी इसे ब्लैक पॉइंट भी कहते हैं। हिंदी में येलो पॉइंट को पीत बिंदु और ब्लाइंड स्पॉट को अंध बिंदु के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या होते हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। तो आप देखिए कि जो हमारा रेटिना है वो एक जगह पर आकर हल्का सा अंदर की तरफ दबा हुआ है। ये वो एरिया है जहां पर ये एक जो दबा हुआ डिप्रेशन है उसको फोबिया कहते हैं, और इस पूरे पॉइंट को हम येलो पॉइंट या मैकुला के नाम से जानते हैं। आपको बता दूं कि ये वो जगह होती है जहां पर इमेज का फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा शार्प होता है, यानी कि सबसे अच्छी जो इमेज बनती है, सबसे स्पष्ट जो इमेज बनती है वो येलो पॉइंट पर बनती है। तो सिंपली अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द येलो पॉइंट ऑफ रेटिना, या हमारी आई में या रेटिना में येलो पॉइंट का क्या काम है, तो येलो पॉइंट वो जगह होती है, पीत बिंदु वो जगह है जहाँ पर रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब सबसे ज़्यादा स्पष्ट होता है। द मोस्ट क्लियर एंड शार्प विजन फॉर्म्ड एट द येलो पॉइंट ऑफ द रेटिना। ठीक है, तो ये तो बात हो गई येलो पॉइंट की। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और है जिसको हम कहते हैं ब्लाइंड पॉइंट या ब्लाइंड स्पॉट। ये पॉइंट भी रेटिना पर ही है, और आपको बता दूं कि रेटिना का ये जो ब्लाइंड पॉइंट होता है, यहाँ पर रॉड सेल्स और कोन सेल्स एक्चुअली नहीं होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन नहीं होता। यानी कि रेटिना पर पाई जाने वाली वो जगह जहाँ पर इमेज नहीं दिखाई देगी, इमेज नहीं बनेगी, इमेज आगे नहीं पास होगी, उसको हम कहेंगे ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड पॉइंट, अंध बिंदु, ब्लैक पॉइंट, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्लाइंड स्पॉट। अब ये हमने येलो पॉइंट जान लिया और ब्लाइंड स्पॉट जान लिया, और आपको बता दूं कि ब्लाइंड स्पॉट के पीछे से ही निकलती हैं ऑप्टिक नर्व, जो इमेजेस को ब्रेन में लेने कर जाने का काम करती हैं। इसके बारे में मैं भी आगे आपसे बताने वाला हूं। तो यहां तक हम आ चुके हैं स्क्लेरा, कोरोइड, रेटिना, येलो पॉइंट, ब्लाइंड पॉइंट। अब आते हैं हम सीलियरी मसल्स पर। अभी जो सीलियरी मसल्स होती हैं ये क्या करती हैं, तो आपको बता दूं कि आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी सेकेंड वाली लेयर थी जिसका नाम हमने आपको बताया था कोरोइड, तो ये जो कोरोइड होती है, ये कोरोइड आगे की तरफ थोड़ी सी डायलेट हो जाती है और एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम कहते हैं सीलियरी बॉडी या फिर सीलियरी मसल्स। तो यहाँ पर भी सीलियरी मसल आपको दिख रही है और ऊपर भी सीलियरी मसल दिख रही है। अब ये जो सीलियरी मसल्स होती हैं इनका फंक्शन क्या होता है, पहले तो आपको बता दूं कि इनसे कुछ लिगामेंट जैसे निकले हुए हैं जिनको हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। तो यहाँ पर भी सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं और ये भी सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं। एक्चुअली ये क्या करती हैं आपको बता दूं कि हमारी आई में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज द आई लेंस। तो ये जो बीच में आप स्काई ब्लू कलर का देख रहे हैं दैट इज द लेंस। ये हमारी आई का लेंस है जो कि एक बाई कॉन्वेक्स उभयोत्तल इन हिंदी लेंस होता है। इस लेंस को की फोकस दूरी को कम ज़्यादा करना या एडजस्ट करना, ये काम होता है सीलियरी बॉडी का। अब इस बात को हम कैसे समझते हैं, सपोज करिए कि आपको कोई वस्तु देखनी है, कोई इमेज, कोई ऐसी चीज़ देखनी है जो काफ़ी दूर है, तो आपने उसको देखना है, और उसके तुरंत बाद आपको कोई ऐसी वस्तु देखनी है जो आपके बिल्कुल पास में है। तो किसी दूर की वस्तु को देखने में और किसी पास की वस्तु को देखने में हमारी आई का जो लेंस है उसको अपनी फोकस दूरी चेंज करनी पड़ेगी एकदम से। आप दूर देखिए, उसके बाद आप पास देखिए। तो ये जो फोकस दूरी बार बार बदलनी पड़ती है हमारी आई को हर तरह की चीज़ों को देखने के लिए, ये कैसे चेंज होगी, कभी तो ये लेंस थोड़ा सा लंबाई में बढ़ जाएगा और कभी ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा। अच्छा, ये फ्लेक्सिबल लेंस होता है हमारी बॉडी, हमारी आई के अंदर जो है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी लेंस की हो रही है या लेंस की फोकस दूरी को कम ज़्यादा करने का काम है, ये किसकी वजह से होगा, सीलियरी बॉडी की वजह से। यानी कि सीलियरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होंगी या रिलैक्स होंगी तो क्या होगा, हमारे आई के लेंस का जो भी एडजस्टमेंट है, जैसे भी इमेज यहाँ पर बननी है वो सारी आराम से यहाँ पर बन जाएगी। तो सीलियरी बॉडी का काम है हमारे आई लेंस को, हमारे नेत्र लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करना, ये मेन काम होता है। आपको बता दूं कि जिन लोगों की उम्र ज़्यादा हो जाती है, आपने अक्सर सुना होगा कि उनको ये कंप्लेंट रहती है कि उन्हें पास का नहीं दिख रहा है या उन्हें दूर का नहीं दिख रहा है। होता क्या है कि सीलियरी मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, संकुचन हो रहा है या फैलाव हो रहा है, तो वो उम्र के साथ धीरे धीरे थोड़ा सा कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से लेंस अपनी फोकस दूरी ठीक से सेट नहीं कर पाता और कई लोगों को दूर का या पास का दिखाई देने में प्रॉब्लम होने लगती है। इस पर भी मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर बताऊंगा कि बीमारियां क्या होती हैं। आपने सुना होगा हिंदी में दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, इनके बारे में मैं बात करूँगा आगे आपसे। चलिए, तो यहाँ पर हमने अभी बात की आपसे सीलियरी मसल्स की। इसके बाद हम आते हैं आइरिस पर। अब आपने जैसा कि देखा यहाँ पर कि ये कलर्ड वाला पार्ट है, इसको हम आइरिस कहते हैं।
इस वाले डायग्राम में चूंकि हमने सेक्शन में बनाया है तो लेंस के ठीक आगे जो ये पार्ट आप देख रहे हैं आइरिस है। अच्छा, मैं यहाँ पर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि फ्रंट में यहाँ पर ये आइरिस का पार्ट दिखाया गया है। इसको अगर हम साइड से देखें तो ये स्क्लेरा हमने हटा दिया। स्क्लेरा के बाद अब आप ये देख सकते हैं कोरोइड है और ये साइड में क्या दिख रही है आपको आइरिस, और आइरिस के बीच में यहाँ पर ये क्या होगी पिपिल होगी। तो सबसे पहले अब हम आइरिस की बात करते हैं। तो आइरिस ये आपको दिख रही है यहाँ पर, और इसका मैंने नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ आइरिस। तो आइरिस के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि आइरिस इज द कलर पार्ट ऑफ द आई। आइरिस हमारे नेत्र का एक रंगीन भाग होता है जो सभी की आई में अलग अलग कलर का हो सकता है। किसी के पास ब्लू कलर का आइरिस हो सकता है, किसी का ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। तो अलग अलग कलर होता है आइरिस में। अब ये जो आइरिस होता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि आइरिस के बीच में पिपिल होती है। आप इसे यहाँ पर भी देख सकते हो कि बीच में ये जो है क्या है, पिपिल है। आपको बता दूं कि जो आइरिस होता है वो पिपिल के फैलने और सिकुड़ने पर कंट्रोल करता है। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि जब कभी हम दिन में बाहर जाते हैं तो उस पीरियड में क्या होता है कि लाइट बहुत ज़्यादा होती है और वो सारी लाइट हमारी आंखों के रेटिना के अंदर नहीं जा सकती, और अगर जाएगी तो वो हार्मफुल होगी हमारे लिए। तो कितनी लाइट अंदर जानी है इस बात को कौन डिसाइड करेगा? आइरिस की मसल्स। तो आइरिस की जो मसल्स होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगी, जिससे पिपिल छोटी हो जाएगी और लाइट की कम मात्रा बाहर जाएगी। और अगर हम अंधेरे में आकर खड़े हो जाएं या जहाँ पर कम रोशनी है वहाँ पर खड़े हो जाएं तो क्या होगा? उस समय हमें प्रकाश की ज़्यादा मात्रा चाहिए होगी इमेज बनाने के लिए। तो हमारी ये जो आइरिस है ये थोड़ी फैल जाएगी, यानी पिपिल थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और आप इजीली जो प्रकाश है, कम प्रकाश है, वो भी अंदर चला जाएगा। तो आइरिस का काम है पिपिल के साइज को एडजस्ट करना, कितनी प्रकाश की मात्रा हमें आवश्यक है। बाहर से आने वाली जो लाइट है वो आइरिस के कम ज़्यादा होने से उसी हिसाब से अंदर जाती है और वैसे ही अंदर जाकर उसका जो इमेज है वो बनता है। ठीक है, तो ये बात हो गई आइरिस के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे पिपिल की। तो पिपिल चूंकि आइरिस के सेंटर में है तो आपको दिख रहा है पिपिल, जिसे हम लोग हिंदी में नेत्र तारा या पुतली भी कहते हैं, ये आइरिस के सेंटर में पाया जाने वाला एक पार्ट है जिसके द्वारा ही लाइट रेज हमारी आई के अंदर प्रवेश करती हैं। जो भी लाइट रेज अंदर जाती हैं सबसे पहले कॉर्निया पर आती हैं और उसके बाद फिर वो पुपिल के द्वारा ही अंदर प्रवेश कर जाती हैं। तो ये जो पिपिल होती है ये लाइट के अमाउंट को अंदर लेकर जाती है। ज़्यादा रोशनी होती है तो आपने देखा है कि पिपिल यानी पुतलियाँ सिकुड़ जाती हैं, और कम रोशनी होती है तो ये फैल जाती हैं, यानी कि ये लाइट के एक निश्चित अमाउंट को, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी रिक्वायर्ड लाइट को ही ये हमारी बॉडी के अंदर जाने देती हैं। तो ये बात थी पिपिल के बारे में। पिपिल के बाद अब हम बात करने वाले हैं आई लेंस की। तो आप देख सकते हैं कि पिपिल के ठीक पीछे, यानी कि यहाँ पर अगर इस डायग्राम में देखें तो इस वाले हिस्से के यानी कि आइरिस के ठीक पीछे एक लेंस होता है जो कि बाई कॉन्वेक्स होता है और फ्लेक्सिबल होता है, एडजस्टेबल होता है, किसी भी तरह से एडजस्ट हो सकता है पास रखी हुई वस्तु के अकॉर्डिंग, और दूर अगर कुछ रखा हुआ है तो दूर वाले ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये एक एडजस्टेबल सा लेंस होता है जो कि बाई कॉन्वेक्स नेचर का होता है और ये जुड़ा होता है सिलियरी बॉडी के साथ लिगामेंट्स के द्वारा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसकी फोकस दूरी कम ज़्यादा होने से ही वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। तो लेंस का, आई लेंस का जो मेन काम होता है वो होता है इमेज का फॉर्मेशन करना। कॉर्निया से बाहर से लाइट आती है और पिपिल से गुजरकर लेंस पर पड़ती है और लेंस से जाकर ये लाइट रेटिना पर पड़ती है, जिससे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो लेंस का काम क्या हो गया? इमेज को बनाना। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे कॉर्निया की। अब ये कॉर्निया क्या चीज़ है आपको बता दूं कि हमारी आई पर सबसे बाहर की तरफ जो एक ट्रांसपेरेंट सी लेयर होती है उसको हम कॉर्निया कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो हमारे बॉडी के आई के सबसे बाहर की तरफ स्क्लेरा है, ये आगे आकर थोड़ा सा फूल जाता है और फूलने से क्या बन जाता है? कॉर्निया। यानी हमारी आई में सबसे बाहर की तरफ जो उभरा हुआ पार्ट है वो क्या कहलाएगा? वो कॉर्निया कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो कॉर्निया होगी ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसी के द्वारा लाइट रेज हमारी आई के अंदर जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया कॉर्निया के बारे में, और कॉर्निया में भी ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ऑप्टिक नर्व की। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ पर हमारा रेटिना होता है और रेटिना के पास में आप देख पा रहे हैं ये है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट से ठीक पीछे जो ब्लू कलर से आप नर्व्स जाती हुई देख रहे हैं,
इन नर्व्स को हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व्स। एक्चुअली क्या होता है कि जितनी भी रॉड सेल्स, कोन सेल्स होती हैं, सभी से छोटे छोटे नर्व फाइबर्स निकलते हैं और सारे नर्व फाइबर्स रेटिना को पार करते हुए यहाँ से रेटिना से बाहर गुजरते हैं। मैं आपको इस मॉडल में भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज करें आप यहाँ पर इस आई को देखें तो यहाँ पर ये स्क्लेरा हो गया, ठीक है, और इसके पीछे आप ये देख रहे हैं ऑप्टिक नर्व गई है। तो इसको देखते हैं हम लोग। स्क्लेरा इस तरीके से मैंने हटाया, फिर मैंने कोरोइड को हटा दिया। कोरोइड के बाद आप देखिए यहाँ पर रेटिना है, रेटिना को भी हम हटा देते हैं। अब ये मैंने यहाँ पर लेंस दिखाने की कोशिश की है और लेंस को हटाने के बाद आप इसे इस तरह से देखें तो आप देखिए बाहर से कॉर्निया, आइरिस, पुपिल और ये हमारा लेंस हो गया। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये ब्रेन की तरफ जाएगा और इसमें क्या है ऑप्टिक नर्व। तो जितनी भी रेटिना से नर्व्स निकलेंगी वो सारी नर्व्स ऑप्टिक नर्व के द्वारा यहाँ पर पहुँच जाएंगी। तो आप इसमें देख सकते हैं इसी तरीके से कि हमारा जो रेटिना है उसमें जो भी रॉड सेल्स, कोन सेल्स हैं, जो भी इमेज बनी हुई है वो सारी इमेजेस को वो कहाँ जाएगी, ऑप्टिक नर्व के द्वारा हमारे ब्रेन में जाएगी और ब्रेन अपने अंदर एक इमेज को परफॉर्म करेगा कि क्या देखा गया है हमारे द्वारा। तो जो कुछ भी हम देखेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन को कौन पहुंचाएगा, ऑप्टिक नर्व पहुंचाएगी, जो कि रेटिना के पिछले हिस्से से या ब्लाइंड स्पॉट के ठीक पीछे से निकलती है। इसके बाद हम बात करेंगे आई चैम्बर्स की। तो हमारी आइज के अंदर स्पेशली 2 चैम्बर्स होते हैं। आप देखिए पहले तो एक चैम्बर आपको ये दिख रहा होगा, कॉर्निया से लेंस के बीच में पाया जाने वाला चैम्बर, और दूसरा चैम्बर आपको दिख रहा होगा लेंस से, ये काफ़ी बड़ा सा चैम्बर, लेंस से लेकर रेटिना के बीच तक फैला हुआ चैम्बर। तो पहले हम देखते हैं इस वाले चैम्बर को। इस चैम्बर को कहा जाता है एक्वस चैम्बर। तो आई चैम्बर में ऊपर की तरफ जो चैम्बर, ये जो आप बाहर की तरफ देख रहे हो, इस चैम्बर का नाम मैंने आपको बताया एक्वस चैम्बर। तो ये जो एक्वस चैम्बर है ये कहाँ से कहाँ तक होता है, ये कॉर्निया से लेकर हमारे लेंस के बीच में फैला होता है। और एक्वस चैम्बर के अंदर एक वाटरी लिक्विड, एक जल जैसा लिक्विड भरा होता है जिसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर एक लिक्विड है जो एक्वस चैम्बर के अंदर भरा होता है। इस लिक्विड में लगभग वाटर ही होता है 99%, और कुछ परसेंट कुछ न्यूट्रिएंट्स और अमीनो एसिड्स वगैरह होते हैं जो हमारे कॉर्निया को, हमारे लेंस को नॉरिशमेंट देने का काम करते हैं। और बाहर से जो भी लाइट रेज आती हैं, प्रकाश की किरणें आती हैं, ये इसी एक्वस ह्यूमर की वजह से आगे पास होकर लेंस पर पड़ती हैं। तो ये हो गया फंक्शन एक्वस ह्यूमर का। इसके बाद आप दूसरे चैम्बर को देख रहे हैं, ये काफ़ी बड़ा सा चैम्बर आपको दिख रहा है, दैट इज द विट्रस चैम्बर। और इस विट्रस चैम्बर के अंदर एक जेली के जैसा एक गाढ़ा सा लिक्विड भरा होता है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, एक्वस ह्यूमर जो है वो काफ़ी वाटरी लिक्विड है, पतला सा है, और जो विट्रस ह्यूमर है वो एक जेली लाइक ग्लॉसी लिक्विड है। आपको बता दूं इस चैम्बर का नाम विट्रस चैम्बर और इसके अंदर भरे हुए लिक्विड का नाम विट्रस ह्यूमर। ठीक ऐसे ही इस छोटे वाले चैम्बर का नाम एक्वस चैम्बर और इसके अंदर वाला लिक्विड क्या है, एक्वस ह्यूमर। तो मैंने यहाँ पर डायग्राम में लिक्विड के नाम लिखे हुए हैं, एक्वस चैम्बर के अंदर एक्वस ह्यूमर और विट्रस चैम्बर के अंदर विट्रस ह्यूमर। ये वाटरी होगा, जल जैसा होगा, और ये जेली लाइक गाढ़ा होगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ म्यूकोप्रोटीन्स पाए जाते हैं जो, अच्छा एक्चुअली एक और बात रह गई, वो मैं आपको बता दूं कि जो ये हमारा विट्रस चैम्बर है ये लेंस से लेकर रेटिना तक फैला हुआ है पूरा, और काफ़ी बड़ा सा चैम्बर है। इसके अंदर लिक्विड भरा है विट्रस ह्यूमर, और विट्रस ह्यूमर में मैंने आपको बताया कुछ म्यूकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे रेटिना को नॉरिशमेंट प्रदान करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये जो लिक्विड है ये हमारे पूरे आई बॉल को एक शेप देने का काम करता है। आपको पता है कि हमारा आई बॉल गोल होता है, तो आई बॉल को गोल मेंटेन रखने का भी काम इसी का है, विट्रस ह्यूमर का, क्योंकि अगर ये लिक्विड गायब हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हमारा आई बॉल सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आई बॉल को एक शेप भी देता है, प्लस ये हमारे रेटिना को नॉरिश भी करता है। तो ये बात हो गई हमारे आई चैम्बर्स के बारे में। अब लास्ट में हम बात करेंगे हमारे आई में पाई जाने वाली ब्लड वेसल्स की। तो आप देख सकते हो कि ऑप्टिक नर्व वाले रीजन पर 2 ब्लड वेसल्स अंदर की तरफ आपको आती हुई दिखाई पड़ रही हैं, जिसमें एक रेड कलर से और एक ब्लू कलर से बनाई है मैंने। तो जो रेड कलर वाली है उसका नाम है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, और जो ब्लू कलर से बनी है वो क्या है, सेंट्रल रेटिनल वेन। तो आपको पता है कि आर्टरीज हमेशा प्योर ब्लड को लेकर जाती हैं, जबकि वेन्स जो होती हैं वो इम्प्योर ब्लड को लेकर आती हैं। तो आई के अंदर भी प्योर और इम्प्योर ब्लड की सप्लाई होगी, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा।
तो होता क्या है कि हमारी जो आर्टरी है वो ब्लड लेकर जाएगी, तो ये मेन आर्टरी अंदर जा रही है और आगे जाकर ये कई सारी ब्रांचेस में बट गई। एक सुपीरियर ब्रांच हो गई, एक इंफीरियर ब्रांच हो गई, उसके बाद उससे कई सारी साइड ब्रांचेस भी निकल आई और आई को ब्लड की सप्लाई, प्योर ब्लड की सप्लाई यहाँ पर हो रही है। ठीक इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि जो आर्टरी गई है अंदर ब्लू कलर से, उसने भी पहले 2 ब्रांचेस बनाई और उसके बाद फिर कई सारी ब्रांचेस में बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ब्लड की सप्लाई भी यहाँ पर हो रही है। तो हमारी रेटिनल ब्लड वेसल्स कितने टाइप की हो गई? 2 टाइप की, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी जो ब्लड को लेकर जाएगी और सेंट्रल रेटिनल वेन जो ब्लड को वापस लेकर आएगी। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर सारी बातों को जान लिया। अब मैं इन पार्ट्स की एक समरी बहुत ही शॉर्ट में आपको दे देता हूँ ताकि ये सारे पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं और डायग्राम में भी आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो पहले मैं डायग्राम के नामों को एक बार क्लियर कर देता हूँ। सबसे बाहर की लेयर आपकी कॉर्निया हो गई, यहाँ का चैम्बर आपका एक्वस चैम्बर, इसका लिक्विड एक्वस ह्यूमर, ये रेक्टस मसल्स है, ठीक है, जो स्क्लेरा पर पाई जाती हैं। सबसे बाहर की लेयर स्क्लेरा, उसके नीचे कोरोइड, उसके नीचे रेटिना। रेटिना पर येलो पॉइंट है जहाँ पर मैंने आपको बताया इमेज शार्प बनती है। इसके बाद रेटिना पर ही ब्लाइंड स्पॉट है, ब्लाइंड स्पॉट के पीछे से ऑप्टिक नर्व निकलेगी, यहाँ पर अंदर जा रही है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और सेंट्रल रेटिनल वेन। इसके बाद अंदर का चैम्बर विट्रस चैम्बर, जिसके अंदर का लिक्विड विट्रस ह्यूमर। फ्रंट के स्ट्रक्चर्स को देखें तो यहाँ पर ये आइरिस है, आइरिस के बीच में आपने पिपल देखा, आइरिस हो गया। ये क्या है? हमारा लेंस है। ये हमारी सिलरी बॉडी है जो कोरोइड से के अगले पार्ट से बनी हुई हैं और कोरोइड्स के सिलरी बॉडी के आगे निकले हैं सस्पेंसरी मस लिगामेंट्स जो हमारे लेंस को पकड़े हुए हैं, एकदम से बांधे हुए हैं। तो ये सारे पार्ट थे, 1 बाय 1 यहाँ पर भी नाम हम देख लेते हैं। स्क्लेरा सबसे बाहर की लेयर, कोरोइड उसके नीचे की सेकंड लेयर, रेटिना सबसे इनर मोस्ट लेयर जिस पर इमेज बनती है। येलो पॉइंट ऐसी जगह जहां पर इमेज सबसे ज़्यादा शार्प होती है, सबसे ज़्यादा अच्छा प्रतिबिंब होता है। ब्लाइंड स्पॉट जहां पर रॉड सेल कोन सेल्स नहीं पाई जाती और इमेज नहीं बनती, जहां पर सिलरी मसल्स जो हमारे लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करने का, रिलैक्स करने का काम करती हैं। आइरिस हमारी आई का कलर्ड पार्ट जो कि पिपल में लाइट के आने जाने पर कंट्रोल करता है। पिपल हमारे आइरिस का सेंटर पार्ट जिससे होकर लाइट हमारे रेटिना पर पड़ती है। आई लेंस हमारे पिपल के ठीक पीछे पाया जाने वाला लेंस जो इमेज का फॉर्मेशन करता है, जो कि बाइकॉन्वेक्स होता है। कॉर्निया हमारी आई के सबसे ऊपर की उभरी हुई ट्रांसपेरेंट से पार्ट, दैट इज द कॉर्निया। और ऑप्टिक नर्व हमारे आई बॉल से निकलने वाली वो नर्व जो इमेज को लेकर ब्रेन तक जाएगी, दैट इज द ऑप्टिक नर्व। नेक्स्ट इज आई चैम्बर्स। आई के अंदर मैंने आपको 2 चैम्बर बताए, फ्रंट में छोटा चैम्बर एक्वस चैम्बर, पीछे बड़ा चैम्बर विट्रस चैम्बर। एक्वस चैम्बर में एक्वस ह्यूमर लिक्विड है और विट्रस चैम्बर में विट्रस ह्यूमर लिक्विड है। नाउ द रेटिनल ब्लड वेसल्स, 2 ब्लड वेसल्स जा रही हैं, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और सेंट्रल रेटिनल वेन, जो कि अंदर जाकर कई सारे ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क बनाती हैं। तो ये बात हो गई हमारी एलएस ऑफ एनाटॉमी या ह्यूमन आई के एनाटॉमी के बारे में। अब लास्ट में बात हम करेंगे आई के फंक्शन की। तो हम सभी को पता है कि जो भी चीज़ें हम देख पाते हैं वो किस वजह से देख पाते हैं, क्योंकि हमारे पास ये फोटो रिसेप्टर ऑर्गन प्रकाशग्राही अंग यानी कि नेत्र पाए जाते हैं। इस पूरी दुनिया की जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो हमें इन्हीं की सहायता से दिखाई पड़ती हैं। तो होता कैसे है, ये कैसे फंक्शन होता है इनका, कि सबसे पहले लाइट रेज जो होती हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट यानी किसी वस्तु से चलकर कॉर्निया पर आती हैं। कॉर्निया जैसे ही अंदर लाइट रेज जाती हैं, आपका ये जो एक्वस ह्यूमर होता है ये इन लाइट रेज को थोड़ा सा झुका देता है और उसके बाद ये पिपल के अंदर से होती हुई लेंस पर पड़ती हैं और लेंस से निकलकर ये आइज जाती हैं सीधे प्रकाश की किरणें रेटिना पर, और रेटिना पर जाकर इनका इमेज फॉर्मेशन होता है। जो भी चीज़ हम देखते हैं उसको यहाँ से ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन में पहुंचा दिया जाता है और ब्रेन ये समझ जाता है कि हमने किस वस्तु को देखा है और सारी चीज़ें हम अपने ब्रेन में फीड कर पाते हैं। तो ये थी आई की फंक्शनिंग कि किस तरीके से आई काम करती है। उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक में कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। आप मुझे बताएंगे कि कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके द्वारा सजेस्ट किए गए टॉपिक पर मैं वीडियो बना सकूं। यहाँ पर इतना ही, जल्द मिलते हैं दोबारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।